Hello everyone. If you are new to the channel, then you must like, share and subscribe my channel for the latest videos of Geography Class 12th. So today I am going to tell you the chapter 12 of India People and Economy book, that is Geographical Perspectives on Selected Issues and Problems. This is the first part of this chapter, which covers environmental pollution, urban waste disposal and rural urban migration topics. For the next part, I had provided the separate link for them in the description box. Before starting, I want to tell you that I am going to teach from self-made notes along with the clips of NCERT book, as here it is not possible to read each and every line of the chapter. I am going to show you the paragraph from where I am teaching in the book so that you don't get confused. After going through these notes, you will not need to read the chapter. Yes, you do not have to read the chapter because I had used the bookish language along with the replacement of hard words with their synonyms. If you want to copy these notes, then you can download them from the description box. One more advantage of these notes is that after studying you will be able to answer all types of questions, whether objective type questions, short questions and long questions. So आज हम डिस्कस करते हैं इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक से यूनिट नंबर 5 चैप्टर 12, दैट इज जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. सो बेसिकली द चैप्टर मीनिंग इज़ हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन इस चैप्टर में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ 5 ऐसे इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से. और उन इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स पर जोग्राफ़ी का जो एक पर्सपेक्टिव है, जो एक यू कैन से जोग्राफ़ी का एक नज़रिया है, हम जोग्राफिकली किस तरीके से उन इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उस बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है. दैट्स वाई इसका ये नेम है जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सेलेक्टेड इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स. इस चैप्टर के अंदर कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है, डायरेक्टली हमें ओनली 5 इश्यूज़ पर डिस्कशन दिया गया है. सो लेट्स हैव अ लुक. सो इस चैप्टर में जो 5 इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है वो 5 प्रॉब्लम्स हैं. फर्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और वी कैन से सिंपली पॉल्यूशन. सेकंड इज़ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल. अर्बन एरियाज़ में जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है, इट मीन्स जो हमारा सूखा कचरा है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो उसको किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है. देन रूरल अर्बन माइग्रेशन, जो हम सेकंड चैप्टर माइग्रेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा हमारा जो स्ट्रक्चर है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, वो चेंज हो जाता है. प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, ये भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बनती जा रही है इंडियन सिटीज़ में. जैसे जैसे बड़े बड़े सिटीज़ बन रहे हैं वैसे वैसे स्लम्स भी डेवलप हो रहे हैं. एंड लास्ट इज़ लैंड डिग्रेडेशन. ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के अंदर, बिकॉज हमारी जो एग्रीकल्चर है वो कम होती जा रही है, बिकॉज फॉल्टी प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एट्सेट्रा प्रैक्टिसेस की वजह से हमारा लैंड डिग्रेड हो रहा है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को. सो बेसिकली हमारे पॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा रीज़न है दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ होता है और उस वेस्ट प्रोडक्ट से जितने भी सब्सटेंसेस या फिर जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होती है, उसी से हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट होता है. पॉल्यूशन चाहे हमारा वाटर में हो, एयर में, सॉइल में, नॉइज़ में, किसी भी टाइप का पॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही रीज़न है पॉल्यूशन होने का, दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्रीज़ में जितना भी मेटल से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, सो जो हमारा वेस्ट मेटल बचती है उससे हमारा सॉइल पॉल्यूशन होता है. देन उसको इंडस्ट्रीज़ डंप कर देते हैं रिवर्स में, उससे रिवर पॉल्यूशन होता है. डीजे वगैरह एंड ऑल, इन सब से हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है. जितने भी कूलिंग सब्सटेंसेस हैं जिसमें CFC यूज़ किया जाता है, लाइक रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, इन सब से ओजोन लेयर डेप्लीशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है. सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही इज़ द ओनली रीज़न फॉर द पॉल्यूशन ऑन दी अर्थ. और अभी हम देख रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में कंप्लीट हमें 2 मंथ हो चुके हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से स्टॉप्ड हैं. और उसी के बाद जो नेचर है उसने अपने आप को वापस ठीक करना शुरू कर दिया है. दिल्ली जैसे सिटी में जहाँ पॉल्यूशन कभी ख़त्म नहीं हो सकता था, वहाँ भी 80% से ज़्यादा पॉल्यूशन रिड्यूस हो चुका है. सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ही पॉल्यूशन होता है. ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम थ्रू विच पॉल्यूटेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड
diffused pollution are classified as. So pollution को हमने क्लासीफाई किया है उसके मीडियम के बेसिस पर, जिन माध्यमों से जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिनसे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, और वो पॉल्यूटेंट्स हमारी वो एक्टिविटीज़ से रिलीज़ होने वाले सब्सटेंसेस एंड एनर्जी ही होंगी. सो जिस तरीके से वो जहाँ भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, जहाँ भी वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वहीं पर पॉल्यूशन होता है. और उसी के बेसिस पर हमारा 4 टाइप्स का पॉल्यूशन इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है. इट इज़ नॉट अ वेरी हार्ड टॉपिक. पॉल्यूशन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, डेली लाइफ में हम इसके साथ फैमिलियर हैं, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी हमारे लिए इस तरीके से हो जाता है. तो 4 टाइप के पॉल्यूशन होंगे: वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन. सो सबसे पहले हमारा आता है वाटर पॉल्यूशन. द कंटामिनेशन ऑफ वाटर ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट यूज बाय इंक्रीजिंग पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन. सो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेंड हो रही हैं, इतना ज़्यादा हमारा जो पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हम वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट चीज़ों को हम ऐड करते ही जा रहे हैं. उसी की वजह से जो पानी का ख़राब होने की जो स्थिति होती है, द कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर को ही हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं, जो कि वाटर के इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करने से और इंडस्ट्रीज़ के एक्सपेंड होने से, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ अपना सारा वेस्ट रिवर्स में ही डंप करते हैं इंडिया के अंदर. सो इसीलिए हम जो वाटर का कॉन्टामिनेशन होता है उसी को हम वाटर पॉल्यूशन कहेंगे. वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज: वाटर पॉल्यूशन इज़ कॉज्ड बोथ बाय ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स. देखिए, नेचर भी अपने आप को मतलब डिग्रेड करती रहती है, उसमें भी नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से भी अर्थ पर बहुत सी डिसास्टर्स आते रहते हैं, लेकिन नेचर उसको अपने आप बैलेंस कर सकती है. लेकिन जब ह्यूमन उसको और ज़्यादा डिग्रेड कर देते हैं तो नेचर की अपने आप को रेप्लेनिश करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है. इसीलिए नेचर पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं ह्यूमंस के. सो वाटर पॉल्यूशन हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी होता है और नेचुरल फैक्टर्स से भी होता है. नेचुरल फैक्टर्स में हमारे आ जाते हैं इरोजन. जो सॉइल इरोजन होता है, उसकी वजह से वो सारा वेस्ट सॉइल रिवर्स एंड एट्सेट्रा वाटर बॉडीज़ में मिलता है, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है. लैंड स्लाइड्स आती हैं. देन डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो हमारे पेड़ पौधे और जानवर मर जाते हैं, वो भी हमारे रिवर्स में और सॉइल इन सब में ही मिक्सड अप हो जाते हैं. सो इन सब नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, जो मरीन एनिमल्स हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो रिवर्स में और ओशंस में ही रहते हैं. सो उससे जो वाटर है वो कॉन्टामिनेट होता है और वाटर पॉल्यूशन होता है. सेकेंड इज़ ह्यूमन फैक्टर्स. ह्यूमन फैक्टर्स में हमारे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है. इंडस्ट्री है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. So various industries like leather, pulp, paper, textiles, chemicals, etc. produce several undesirable products such as industrial waste, polluted waste water, etc. So ये जितने भी टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, खास करके पल्प, पेपर, टेक्सटाइल, केमिकल्स की, इन सारे इंडस्ट्रीज़ में से इतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, और वो सब रिवर्स में ही ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट डंप कर देते हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है. और इंडियन रिवर्स में जो वाटर पॉल्यूशन होने का सबसे बड़ा रीज़न है, उसमें से एक इंडस्ट्री भी आता है. दीज आर डिस्पोज्ड ऑफ इन लेक्स और रनिंग वाटर मेक्स वाटर पॉल्यूटेड. सेकेंड रीज़न फॉर द वाटर पॉल्यूशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारा आ जाता है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में भी हम वेरियस टाइप के केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स. और जब ये सब बारिश आती है और जब प्लांट्स पर से ये सारे केमिकल्स वॉश्ड हो जाते हैं, धुल जाते हैं, तो वह सब हमारा रिवर्स, लेक्स एंड वाटर बॉडीज़ में मिक्सड अप हो जाते हैं, जिसके बाद वाटर पॉल्यूट होता है. फर्टिलाइज़र से हमारा सॉइल पर इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइज़र ज़्यादा इफ़ किसी लैंड पर यूज़ होता है, उससे लैंड डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि उससे एक पूरे हमारी ज़मीन पर एक परत जम जाती है, एक लेयर डेवलप हो जाती है, और उससे सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और हैंस सॉइल इनफर्टाइल होकर लैंड डिग्रेड हो जाता है.
और वाटर पॉल्यूशन के लिए भी ये फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स जो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं। थर्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़ फॉर द वाटर पॉल्यूशन इज़ कल्चरल एक्टिविटी, या हम कह सकते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़। जैसे जितना भी हमारे धार्मिक यात्राएं होती हैं, पिलग्रिमेज, रिलीजियस फेयर्स, टूरिज्म, ये सब भी वाटर पॉल्यूशन करती हैं। हम देखते हैं रिलीजन के नाम पर टेक्सटाइल्स एंड अदर मटेरियल्स को, सब कुछ धर्म के नाम पर ऐश राख होती है, उन सबको रिवर्स में डंप करते हैं और उन सब से वाटर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन के टॉपिक में हमें इसके इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं कि वाटर पॉल्यूशन का प्रभाव क्या पड़ता है हमारे ऊपर जब वाटर हमारा पॉल्यूट हो जाता है। और क्योंकि बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, सो गंदा पानी पीने की वजह से बहुत से वाटर बॉर्न डिसीज़ इंडिया में होती हैं, जैसे डायरिया, हेपेटाइटिस एट्सेट्रा। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में जो कम्युनिकेबल डिसीज़ यानी कि जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं वो सबसे ज़्यादा वाटर बॉर्न डिसीज़ ही हैं, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फैलने वाली बीमारी है वो पानी से ही फैलने वाली बीमारियां होती हैं। सेकेंड टाइप का एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आता है, दैट इज़ एयर पॉल्यूशन। सो जितने भी हमारे एयर कॉन्टामिनेट करने के सब्सटेंसेस हैं या जितने भी गैसेस एनर्जी रिलीज होती हैं, लाइक डस्ट यानी कि धूल, कोहरा, गैस, धुआं, स्मोक, जितनी भी ये सब चीज़ें एयर में ऐड होती हैं उससे एयर पॉल्यूट होती है, हमें ब्रीथिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। सो द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज़ कि कहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं जिनसे एयर में पॉल्यूशन क्रिएट होता है। सो हम वैरायटी ऑफ फ्यूल्स को यूज़ करते हैं एनर्जी सोर्स के तौर पर। जैसे हम लोग विलेजेस की बात करें तो वहाँ पर काउ डंग केक यूज़ करते हैं और वहाँ पर लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उनको जलाने पर बहुत सी ऐसी गैसेज रिलीज़ होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो कि एयर में मिलने के बाद एयर को पॉल्यूट करती हैं। इसके अलावा जो हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, जैसे हम पेट्रोलियम, डीजल एंड कोयला, इन सबको जलाने से भी जो गैसेस रिलीज़ होती हैं उससे एयर पॉल्यूशन होता है। माइनिंग और इंडस्ट्रीज़ में भी ऐसे एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करते हैं जिससे ह्यूज अमाउंट में जहरीली गैसेस, हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये इनके केमिकल नेम फार्मूलाज हैं जिन सबसे एयर पॉल्यूशन होता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन जब हो जाता है तो हमारे प्रॉपर्टी पर नुकसान पहुंचता है। और एयर पॉल्यूशन होने की वजह से एसिड रेन्स होती हैं और यही रीज़न है ताजमहल आज के टाइम पर पीला पड़ना शुरू हो गया है। फ्लोरा एंड फोना, प्लांट्स, एनिमल्स को इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़ते हैं। इसके अलावा बहुत सी हमारी डिसीज़ होने लगती हैं, रेस्पिरेटरी, नर्वस, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हमारे बहुत सी बीमारियां होने लगती हैं। जिन लोगों को अस्थमा है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ब्रीथिंग में। इससे एक जो स्मोकी फॉग यानी कि जो हमारा कोहरा है उसमें धुआं होता है, असल में कोहरा नहीं होता है। जैसे दिल्ली में अभी हमने देखा मोस्टली दिवाली के बाद कोहरा छा जाता है, लेकिन वो कोहरा नहीं होता है, दैट इज़ स्मोक, धुआं होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। एंड इसकी वजह से, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एयर पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन्स भी होती हैं, जिससे इफ़ वो हमारे ऊपर गिर जाए ह्यूमंस के तो हमें बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। थर्ड टाइप का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आता है, दैट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। सो इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ अनबियरेबल एंड अनकंफर्टेबल टू ह्यूमन बींग्स विच इज़ कॉज्ड बाय नॉइज़ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से हम लोग बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है एनवायरनमेंट में जो हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा साउंड भी हमारे ईयर्स की एक लिमिट होती है, ऑडिबल लिमिट होती है, उसके अगर आगे जाती है साउंड लिमिट तो हम लोग नहीं उसको सह सकते हैं। तो एक अनबियरेबल कंडीशन जो होती है, जो ह्यूमंस के लिए अनकंफर्टेबल है, जो नॉइज़ क्रिएट होने की वजह से होती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, उसी कंडीशन को हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। सो द सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन इज़, बहुत से ऐसे फैक्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, जहाँ से बहुत ज़्यादा नॉइज़ जनरेट होती है। इसके अलावा लाउड स्पीकर, सायरन्स, हम फेस्टिवल्स में कोई भी रैली निकल रही है, पॉलिटिकल फंक्शन हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है।
traffic is the major source of noise pollution in the urban cities and इसके अलावा जो हमारा सी ट्रैफिक है, समुद्र में जो हमारे शिप्स चलती हैं वो भी बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करती हैं। उससे मरीन लाइफ जो है, जो समुद्री जीवन है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और लेकिन सिर्फ ये हमारा हार्बर्स एंड पोर्ट्स तक ही नॉइस पॉल्यूशन सी ट्रैफिक से होने वाला वहीं तक रहता है, लेकिन मरीन लाइफ के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। So the level of steady noise is measured by sound level expressed in terms of decibels. तो ये एक मेजरमेंट का तरीका है कि हम साउंड वेव्स को कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो डेसिबल्स में, जिसे हम स्मॉल डी एन बिग बी लेटर में डिनोट करते हैं, डीबी, इसमें हम साउंड लेवल को एक्सप्रेस करते हैं कि कितने रेंज में साउंड आ रहा है, नॉइस क्रिएट हो रही है। इंटेंसिटी ऑफ नॉइस पॉल्यूशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। लेकिन नॉइस पॉल्यूशन के लिए ये एक फैक्ट है, जिस एरिया में नॉइस क्रिएट हो रही है, सो उस प्लेस से जितना ज़्यादा हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, हम जितनी दूर उस जगह से जाने लगते हैं जहाँ पर नॉइस क्रिएट हो रही है, तो नॉइस पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट उतना ही कम होता चला जाता है। So we had discussed first issue, that is environmental pollution. Second issue and problem जिसको इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है वो है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। एज आई टोल्ड यू, अर्बन एरियाज़ में जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है, सूखा कचरा जो होता है, जैसे मेटल स्क्रैप है, ब्रोकन ग्लासेस हैं एंड एट्सेट्रा आइटम्स जितने भी होते हैं, सब सॉलिड वेस्ट कंसिडर किए जाते हैं। गार्बेज भी हम इसे बोलते हैं। तो इसका मैनेजमेंट करना, इसको इकट्ठा करके पूरे सिटी में से देन उसको डिफ्यूज़ करना, ख़त्म करना पूरी तरीके से, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया के अंदर। सो लेट्स हैव अ लुक। So the solid waste generated from various sources caused pollution in the urban areas. Various sources है जो भी हमारा solid waste generate होता है, सूखा कचरा जो develop होता है, उसी से हमारे urban areas में pollution होता है। Solid waste refers to a variety of old and used articles like stained small pieces of metals, broken glassware, plastic containers etc. dumped at different places. तो solid waste की definition क्या होगी? तो solid waste हमारा वो वेराइटी ऑफ, मतलब जो हमारे पुराने और टूटे हुए जितने भी हमारे स्टील के यूटेंसिल्स हैं या फिर मेटल के स्मॉल पीसीज हैं, ब्रोकन ग्लास वेयर है, प्लास्टिक के टूटे फूटे कंटेनर्स जो हम पूरे शहर में लोग जगह जगह डंप कर देते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं खुले सड़क पर, उसी को हम सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। दीज डिस्कार्डेड मटीरियल्स आर ऑल्सो नोन एज रिफ्यूज, गार्बेज एंड रबिश एट्सेट्रा। सॉलिड वेस्ट हम इसको एक कलेक्टिव फॉर्म में बोलते हैं, बट इसको हम गार्बेज, रिफ्यूज़ या रबिश भी, इन सभी जो भी हमने एक तरीके से अपने से दूर कर दिए डिस्कार्डेड मटेरियल्स हैं, इन सबको हम डिफरेंट नेम से भी जानते हैं। इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम टू सोर्सेज। अब अर्बन एरियाज़ में जो ये सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, जिससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है अर्बन एरियाज़ में, उसके भी दो सोर्सेज हैं। फर्स्ट है हमारा हाउस होल्ड, यानी कि जो हमारे ह्यूमंस के घर हैं, डोमेस्टिक सोर्सेज हैं, यहाँ से भी ये सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। एंड द सेकंड वन इज़ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल। अर्बन एरियाज़ में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट करती हैं। सो दोनों ही एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अर्बन एरियाज़ में सॉलिड वेस्ट के जनरेशन के लिए। सो सॉलिड वेस्ट ऑफ हाउस होल्ड आर डिस्पोज्ड ऑफ ईदर ऑन पब्लिक लैंड्स और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स साइट्स। अब हाउस होल्ड सॉलिड वेस्ट कैसे जनरेट होता है? हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर के आसपास किसी का खाली प्लॉट पड़ा हुआ है तो वहाँ पर हम अपना सारा गार्बेज डंप करते हैं या फिर खुली सड़क पर डाल देते हैं। तो ये हमारे हाउस होल्ड सॉलिड वेस्ट जनरेशन के सोर्सेज हैं। देन इंडस्ट्रीज़ में से जो सॉलिड वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, उन सबको पब्लिक म्यूनिसिपल फैसिलिटीज़ की जो गाड़ियाँ आती हैं वो कलेक्ट करती हैं और शहर के बाहर जो एक एरिया बनाया हुआ होता है उस गार्बेज को डंप करने का, जिसे लैंडफिल बोलते हैं, उस वहाँ पर उसको वो इंडस्ट्री के वेस्ट को जाकर डंप कर देते हैं। सॉलिड वेस्ट कॉज हेल्थ हैजार्ड्स थ्रू क्रिएशन ऑफ ऑडर, स्मेल एंड हार्बरिंग ऑफ फ्लाइज एंड रॉडेंट्स। अब पॉल्यूशन कैसे क्रिएट होता है? जहाँ पर भी ये सॉलिड वेस्ट डाला जाता है, गार्बेज डाला जाता है, वहाँ से एक तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, ऑडर स्मेल आती है। एंड देन वहाँ पर मक्खी, मच्छर, चूहे, जितने भी हमारे स्कैवेंजर्स की कैटेगरीज के एनिमल्स हैं, वो सब वहाँ पर
फिरते हैं जिसकी एंड देन वो हमारे हाउसेस में आते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो उससे बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। सो टाइफाइड, डायरिया, मलेरिया जैसे डिसीजेज हमारी इन सब से होती हैं। द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स कॉज वाटर पॉल्यूशन, और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो अपने इस वेस्ट को वाटर रिवर्स में डंप कर देती हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, और इसीलिए इंडियन सिटीज़ को स्मार्ट करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन जो ये चलाया गया है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चलाया गया है। 90% के आसपास सॉलिड वेस्ट हमारा कलेक्ट करके लैंडफिल्स में डिस्पोज किया जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जबकि 30 से 50% ऐसा सॉलिड वेस्ट होता है, गार्बेज होता है, जिसको जहाँ पर भी वो किसी ने फेंक दिया है वो वहीं पर पड़ा रहता है। अब चाहे वो वहाँ से कहीं भी जाए या वहीं सालों तक रहे, तो उसको कोई मैनेज नहीं करता है। सॉलिड वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज अ रिसोर्स एंड यूटिलाइज्ड फॉर जनरेटिंग एनर्जी एंड कंपोस्ट। सो ये अब जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कि सॉलिड वेस्ट को, इस गार्बेज को हम यूज़ कर सकें एंड देन उससे एनर्जी का जनरेशन कर सकें या उसको एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकें। जैसे रैक पिकर्स अपना लिवलीहुड इस गार्बेज से अर्न करते हैं, ठीक उसी तरह इस पूरे गार्बेज को एज अ रिसोर्स कैसे यूज़ किया जाए, इस पर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ चल रही हैं। सो देखते हैं आगे क्या होता है। सो इस हेडिंग का, दैट इज़ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल का, इस चैप्टर में इतना ही डिस्कशन हमें दिया गया है। Now the third issue and problem which is discussed in this chapter is rural urban migration. इस हेडिंग में हमें ज़्यादा कुछ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इस कंसेप्ट को हम माइग्रेशन सेकेंड चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। बिकॉज ज़्यादातर जो हमारे इंडियन रूरल पीपल्स हैं, मेल पीपल्स, वो अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करते हैं लिवलीहुड एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, और इसी की रीज़न की वजह से हमारे अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। देन फर्दर इससे स्लम्स का डेवलपमेंट होता है, जो हमारी नेक्स्ट इशू एंड प्रॉब्लम डिस्कस की गई है, और इसीलिए अर्बन सिटीज़ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो रही है। सो रूरल अर्बन माइग्रेशन भी एक सेपरेट इशू है। केस स्टडी यहाँ पर एक शो की गई है इस टॉपिक के अंदर, विच इज़ सिमिलर टू ऑल द केस स्टडीज़ जो हमारे करंट सिचुएशन में जितने माइग्रेंट लेबरर्स हैं उन सबकी जो एक माइग्रेशन की स्टोरी है वो सब सिमिलर है कि उनका बर्थ कहाँ हुआ था, देन उन्होंने एजुकेशन कहाँ गेट की, एजुकेशन नहीं तो उन्होंने वर्क कहाँ पर सीखा, देन वो कहाँ पर जाकर एम्प्लॉयड हो गए, देन उनके बच्चे हो जाते हैं, वो डिफरेंट प्लेसेस पर स्टडी करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर सेटल्ड हो जाते हैं। सो ये एक माइग्रेशन की स्टोरी है जो एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती है, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस हेडिंग जो इस चैप्टर में हमें दिया गया है। So the population flow from rural to urban areas due to many push and pull factors caused unbalanced pattern of development between rural and urban areas. तो इसकी रूरल अर्बन माइग्रेशन से डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस अर्बन एरियाज़ को भी फेस करने पड़ते हैं, बिकॉज वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है। रूरल एरियाज़ को भी फेस करने पड़ते हैं बिकॉज वहाँ पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाती है, और बहुत से पुश एंड पुल फैक्टर्स, रीजंस की वजह से वो ऐसा करते हैं। इन इंडिया अर्बन पॉपुलेशन इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग ड्यू टू दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन। सबसे ज़्यादा जो सिटीज़ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने का रीज़न है सबसे बड़ा, वो रूरल अर्बन माइग्रेशन ही है। मेल माइग्रेशन इज़ डोमिनेटेड इन रूरल से अर्बन माइग्रेशन स्ट्रीम। मैंने आपको चैप्टर सेकंड माइग्रेशन में बताया है कि रूरल से अर्बन माइग्रेशन में सबसे ज़्यादा मेल्स हैं, एंड बिकॉज एज दे लेफ्ट देयर स्पाउसेस, यानी कि वो अपने लाइफ पार्टनर को अपने बच्चे एंड पेरेंट्स की देखभाल के लिए गाँव में ही छोड़कर चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेल माइग्रेशन होता है रूरल से अर्बन माइग्रेशन के स्ट्रीम में। यही इस टॉपिक के अंदर है, और फर्दर जो कुछ भी इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ऑलरेडी हम इस पूरे कंसेप्ट को माइग्रेशन चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। So this is the first part of this chapter. Watch next part from the description box.